स्टूडेंट, आज हम अपना 8वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हमें बताएगा कि पादपों में किस प्रकार से खनिज लवणों का अवशोषण होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इस विषय में आज अपन सीखेंगे। मैकेनिज्म के अंतर्गत अपन देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत जो है वो मैकेनिज्म को प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से खनिज लवण जो है वो पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि को समझने के लिए अपन एक पौधे का विचार करते हैं। बच्चों, ये जो पौधा है, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये इसका वायवीय भाग है जहाँ पर इसका तना और पत्तियाँ हैं, और ये एक मृदा का स्तर है जहाँ नीचे की तरफ इसके मूल रोम और मृदा में खनिज लवण और जल हैं। खनिज लवण और जल के साथ ही अपन देख रहे हैं कि इसमें अधिक गहराई में मुख्य मूल जा रही है। अभी तक अपन ने ये सीखा है कि पादप जो हैं वो खनिज लवणों का अवशोषण मृदा के द्वारा ही करते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है क्या वास्तविकता में जल के माध्यम से ही खनिज लवण जो है वो क्या पादपों तक पहुंचते हैं। लेकिन आज आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविकता में जो जल है वो खनिज लवणों से संबंधित नहीं है। खनिज लवण जो हैं वो खनिज लवण मृदा से मूल रोमों द्वारा अवशोषित जरूर किए जाते हैं, लेकिन इनका संबंध कहीं भी जल के साथ नहीं है। अर्थात जल जो है वो पूर्णतया इस पर आधारित नहीं है कि जल जो है इन खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक लेकर जाए। आपको ये जो खनिज लवण हैं, ये जो मृदा में पाए जाते हैं, ये आयनों के रूप में विद्यमान हैं। खनिज लवण के आयन मतलब कॉपर आयन, सल्फर आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, इस प्रकार से ये पोटेशियम आयन इत्यादि के रूप में, ये जो आयनों के रूप में जो मृदा में उपस्थित हैं खनिज लवण, ये जड़ के विभज्योतकी और दीर्घीकरण क्षेत्र तक पहुंचते हैं। जड़ के विभज्योतकी क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र कौन सा होता है? विभज्योतकी क्षेत्र जिसमें लगातार विभाजन की क्षमता होती है, और इलंगेशन यानी जो लंबाई में बढ़ रहा है, यानी जो जड़ का नवीनतम क्षेत्र है, उस नवीनतम क्षेत्र की ओर ये खनिज लवण जो हैं वो पहुँचेंगे। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस, जो एनर्जी काम में आएगी, वो आएगी मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक यानी उपापचयी ऊर्जा। उपापचयी ऊर्जा यानी पौधा जो श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो कर रहा है, श्वसन जो कर रहा है, उस समय जो एटीपी का संश्लेषण होगा, उस एटीपी का उपयोग करके ही पौधे जो हैं उनमें आयन जो हैं वो ऊपर की तरफ यानी शीर्ष भाग की तरफ जाते हैं। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए हम यहाँ पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण, और दूसरा है एक्टिव या सक्रिय अवशोषण। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि खनिज लवणों का अवशोषण कितने प्रकार से होता है, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि कितने प्रकार में विभक्त की गई है। तो दो प्रकार बोलेंगे इसका, एक एक्टिव स्वरूप और दूसरा पैसिव स्वरूप। एक्टिव स्वरूप होगा तो इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में खर्च होगी, और पैसिव स्वरूप होगा तो बिना ऊर्जा खर्च किए ही खनिज लवण जो हैं वो पादप के शीर्ष भाग तक पहुँचेंगे। इसमें पहले बात करें अपन पैसिव स्वरूप की। पैसिव स्वरूप में जो तीन सिद्धांत दिए गए हैं इसको समझाने के लिए, इसका पहला सिद्धांत है मॉस फ्लो हाइपोथेसिस। मॉस फ्लो हाइपोथेसिस या संहति प्रवाह परिकल्पना। संहति प्रवाह परिकल्पना हमको क्या बोलती है? इस संहति प्रवाह परिकल्पना बोलती है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन कब होगा? दिन के समय। तो वाष्पोत्सर्जन होते समय एक खिंचाव होता है, और उस खिंचाव के कारण जल का जो मात्रात्मक प्रवाह होता है, यानी जल जो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जाएगा, उस जल के द्वारा ही कहें कि आयन जो है वो भी जड़ों द्वारा आयनित कर लिए जाते हैं, जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। लेकर जल नहीं जा रहा, लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वाष्पोत्सर्जन के समय जड़ें जो हैं वो भी आयनों को ग्रहण कर लेती है, और आयन जो है वो स्वतः ही शीर्ष भाग की तरफ गति करते हैं। दूसरा सिद्धांत है आयन विनिमय सिद्धांत, आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है
कि जड़ की सतह और बाह्यजोल के बीच निश्चित संख्या में धनायनों और ऋणायनों के विनिमय जो है वो जारी रहता है। यानी जड़ की जो सतहें हैं और जड़ की सतहों के साथ ही मृदा घोल जो है, यानी मृदा घोल कहाँ पर होगा, मिट्टी में, यानी जहाँ पर जड़ें रहती हैं, उनके बीच में आयनों का विनिमय होता है। और ये आयन विनिमय ही क्या कहलाएगा, आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत के अनुसार विनिमय केवल समान आवेशों के आयनों के बीच में होगा, अर्थात धनायन यदि मृदा में छोड़े जा रहे हैं तो धनायन ही ग्रहण किए जाएंगे और ऋणायन छोड़े जा रहे हैं तो ऋणायनों को ही ग्रहण किया जाएगा। तो जड़ की सतह पर जो ये अवशोषण की क्रियाविधि हो रही है, ये अवशोषण की क्रियाविधि वास्तविकता में निष्क्रिय अवशोषण का परिणाम होती है। यानी निष्क्रिय अवशोषण कहें तो इसको अपन पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण भी कह रहे हैं। तो निष्क्रिय अवशोषण मतलब निष्क्रिय विसरण, विसरण तो हो रहा है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, इसलिए इसको आयन विनिमय सिद्धांत कहा गया। तीसरा सिद्धांत है डोनन आयन साम्यावस्था सिद्धांत। डोनन आयन साम्यावस्था सिद्धांत, डोनन ये एक वैज्ञानिक का नाम है बच्चों। डोनन आयन साम्यावस्था सिद्धांत ये कहता है कि कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों का एकत्रीकरण होता है। सांद्रता प्रवणता मतलब आयनों की मात्रा बढ़ जाना। जब आयनों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसके विरुद्ध स्वतः ही आयन जो है वो शीर्ष भाग की तरफ चले जाते हैं। ये डॉनन नामक वैज्ञानिक ने 1927 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद में है एक्टिव स्वरूप या एक्टिव रूप से अवशोषण की क्रियाविधि। एक्टिव रूप से वो अवशोषण क्रियाविधि होगी तो इसमें ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में खर्च होगी। इसको समझाने के लिए जो है 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, वाहक संकल्पना, साइटोक्रोम पंप सिद्धांत, वैद्युत रासायन प्रवणता संकल्पना। इसमें इन तीनों सिद्धांतों में ही एटीपी जो है वो ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। अब वाहक संकल्पना क्या है, उसके लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम पर विचार करें। जैसे मान लीजिए कि ये कोई हरित लवक है। हरित लवक आप जानते हैं कि हरित लवक जो है ये एक दोहरे आवरण युक्त रचना होती है, ठीक है। तो यदि इस हरित लवक के अंदर किसी तत्व को आना होगा, यानी हरित लवक के तत्व का मतलब कहें कि आयन, यदि किसी आयन को हरित लवक के अंदर प्रविष्ट होना होगा तो उसे अंदर ले जाने के लिए किसी वाहक या वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और वाहक या वेक्टर की आवश्यकता होगी तो ये वाहक जो है, ये वाहक एक प्रकार से साइटोक्रोम भी हो सकता है। साइटोक्रोम जो है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में जब अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोक्रोम क्या होते हैं? साइटोक्रोम वे ऐसे कारक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन इत्यादि क्रियाओं को संपन्न कर पाएंगे। तो ये साइटोक्रोम या वाहक जो है ये वैद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार कार्य करते हैं। तो उस स्थिति में एटीपी एज एंजाइम जो है ये सक्रिय होता है। तो एटीपी जो है वो खर्च होगी और एटीपी जो है वो किस में बदल जाएगी बच्चों? एडीपी में बदल जाएगी। यानी ऊर्जा जो है यहाँ पर खर्च हो रही है, इसलिए ये एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस है। तो आज हमने ये सीखा कि खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि क्या है। खनिज लवणों का अवशोषण की क्रियाविधि में हम इसको अगर शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में कहें तो खनिज लवणों का अवशोषण मृदा से आयनों के रूप में होता है, ना कि जल के द्वारा। अभी अपन सामान्य किसी छोटे क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो तो बोलेगा, या सामान्य किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि मृदा से जल के माध्यम से ही आयन जो है वो अवशोषित किए जाते होंगे। लेकिन जल के साथ नहीं जाते हैं, ये जो हैं पृथक से जाते हैं। और पृथक से जाने के लिए एटीपी खर्च भी हो सकती है और एटीपी खर्च नहीं भी हो सकती। इस आधार पर इसको अपन ने क्या कहा? सक्रिय और निष्क्रिय, 2 प्रकार का खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो अभी आपने देखा है, इस वीडियो को आप किताब से भी पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। वैसे मैंने इसका संक्षिप्तीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो डायरेक्ट मेरे से क्लास में भी पूछ सकता है। जब क्लास लगेगी तब हम इसको और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है बच्चों। नया टॉपिक जो है थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन वास्तविकता में
यदि अपन इसको और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे किताब की सहायता से और, तो हमें ये पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इसमें, केवल हमें ये ध्यान रखना है कि आयनों का जो अवशोषण है वो आयनों का, खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो आयनों के रूप में होता है, और आयन जो है वो एक्टिव और पैसिव रूप में जो है वो अवशोषित किए जाते हैं। और इसके संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, इन सिद्धांतों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।